नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे इस YouTube चैनल में दोबारा। फ्रेंड्स, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी में पूछा जाता है पीटी में, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत हम 2022 का जो पीटी का क्वेश्चन है पूछा गया है, स्पेशली हिस्ट्री का, उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर रहे हैं या करवा रहे हैं। इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप ये काम करें तो आपका आस्था विश्वास जो है अपने इस काम पे बहुत ज़्यादा बना हुआ हो। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाए हैं क्यों। फ्रेंड्स, जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यह यूपीएससी की तैयारी का फाउंडेशन है, बेस है, आधार है। इसके बगैर आपकी तैयारी अधूरी है। इसके बगैर आपकी तैयारी सफलता के करीब नहीं ले जा सकता है। इसको बिल्कुल 100% मान के चलिएगा। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो वास्तव में जो ये सिलेबस है यह बताता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। अर्थात सिलेबस के अनुसार जो मटेरियल रिलेवेंट नहीं है आप उसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं परचेज करते हैं। सिलेबस के अनुसार जो मटेरियल रिलेवेंट है उनको आप परचेज करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सिलेबस में भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस होता है। यूपीएससी का जो सिलेबस है कहता है कि बहुत ही सागर है, कितना पढ़ें। तो ये सिलेबस को भी कवर करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। अब जो दूसरा सवाल होता है कि ये जो सिलेबस हमने सिलेबस के अनुसार सारे जो आपका सोर्स है उसको आपने इकट्ठा कर लिया है। अब उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह है डायरेक्शन, दिशा और दशा। सिलेबस के अनुसार जब हम पढ़ाई करें तो हमारे पढ़ाई का दिशा और दशा, मतलब दिशा और दशा कैसा हो, इस पे भी हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इस पिक्चर को देख रहे हैं, एक स्टूडेंट है, एक कंपटीटर है, उसके सामने दो है, एक लेफ्ट जा रहा है रास्ता, एक राइट जा रहा है। इस दोनों में कौन सा सही है ये कैसे पता चले। वास्तव में इस यूपीएससी के तैयारी में बहुत सारे रास्ते हैं। आपके लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा उपयुक्त है, कौन सा ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट है, उसका डिसीजन कैसे होगा। उसका डिसीजन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा जो दिशा है, जो दशा है, वो सही है। मान लीजिए कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आप यह डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो रास्ता लेफ्ट की ओर जा रही है इसको नहीं जाना, जो राइट की ओर जा रही है इधर जाना। फ्रेंड्स, अर्थात वे जो है, किस वे में जाना है, किस दिशा में जाना है, यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिसाइड करता है। या जो हमारा ये चैनल है इसका नाम ही है द वे टू IAS, इसीलिए वे की बात करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात ये जो यूपीएससी के लिए तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यह आपका वे तैयार करता है, वे डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इस दिशा की ओर बढ़ते हैं तब हमारे सामने एक और चैलेंज आता है कि हमारे पास दो रोड होते हैं। एक रोड बहुत ही जिगजैग है, बहुत ही लंबा है। डेस्टिनी दोनों रोड जहाँ जाती है, डेस्टिनी जो है बिल्कुल एक ही है। लेकिन एक रास्ता बहुत ही जिगजैग है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जाती वही है। दूसरा रास्ता भी वहीं जाता है पर बिल्कुल ये सीधा है। इस दोनों रास्ते में से किसको हम चुनें, यह भी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताता है कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा सही है। किस रास्ते को अपना करके आप बहुत तेज़ी से, बहुत कम समय में, बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी जो वेस्टेज है उसको बचाते हुए आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये है कि आपका कौन सा रास्ता बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सा रास्ता बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है, इसका डिसीजन भी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा ही होता है। फ्रेंड्स, जो तीसरी बात आपसे करना चाहते हैं वह है इम्पॉर्टेंट ट्रेंड। ये क्या है समझिए कि हिस्ट्री को लेकर के अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में मोस्टली अगर देखें तो तीन तरह के जो हैं वो टॉपिक होते हैं। एक पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है, एक इकोनॉमिक हिस्ट्री होता है और एक कल्चरल हिस्ट्री होता है। आज से 15-20 साल पहले, 20 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल जो टॉपिक होते थे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब
ये युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, इस राजा के बाद ये राजा कौन बना, ये सारे पॉलिटिकल घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, ये सारे फैक्ट जो है पॉलिटिकल है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड पूछा जाने का था वो घटना शुरू हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इस ग्राफ में ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये एक ट्रेंड है कि पॉलिटिकल से जो क्वेश्चन पूछा जाता था वह कम हुआ है। मतलब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार बनाएंगे, डेट मतलब टाइम के अनुसार बनाएंगे, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, इस तरह से फिर आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि किस दिशा में ट्रेंड जा रहा है। तो ये जो बता रहा है कि पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद जो इकोनॉमिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है वह ज़्यादा पूछे जाने लगा। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमिक हिस्ट्री ये इंक्रीज हुआ और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है वह डिक्रीज हुआ, कम नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। ये फिर आगे जो है क्वेश्चन पूछा जाने लगा इकोनॉमिक हिस्ट्री से। धीरे धीरे इसका भी ट्रेंड कम हुआ, इसका भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए। और फिर जो कल्चरल हिस्ट्री है इससे सवाल ज़्यादा आने लगे। तो मतलब जब तक आपको क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने बनाने के बाद ट्रेंड का पता न चले तो फिर आपका ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। सपोज कीजिए जो मिडिवल पीरियड है उसमें जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट था तब जब पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आज जब कल्चरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसी मिडिवल पीरियड में जो भक्ति और सूफी आंदोलन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। एंशियंट पीरियड की बात करें तो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट होना, भक्ति और सूफी का इंपॉर्टेंट होना, ये कल्चरल ट्रेंड जो बता रहा है, कल्चरल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो ट्रेंड बता रहा है, ये जब आपको पता चलेगा तो आप पढ़ेंगे सब। लेकिन इस टाइप के जो टॉपिक हैं उस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस बढ़ जाएगा, एनर्जी ज़्यादा इस पर आप लगा देंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करने का कोशिश करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। जब आपको ट्रेंड ही पता नहीं होगा तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप बनाते हैं तो आपको ट्रेंड पता चलता है, उस ट्रेंड के आधार पे आप कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है उसका डिसीजंस लेने में आप बहुत हद तक सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट हम बात करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या लाभ होता है। सबसे पहली बात है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है किसी टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा लेबर नहीं करते हैं, लेकिन जब उस टॉपिक से हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस का सही करने का जो स्ट्राइक रेट होता है वो आपका बहुत सही होता है। कभी कभी जिस टॉपिक पे हम बहुत पढ़ते हैं उस टॉपिक पे कितना भी हम क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से गलतियाँ हो ही जाती है। अर्थात उस टॉपिक पे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या उस टॉपिक पे आपका नॉलेज जो होना चाहिए उस रेंज के अनुसार नहीं है। अर्थात आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये तभी पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका वीकनेस है इसको हम अपने एग्जाम के भाषा में, अपने आम भाषा में या स्टूडेंट की भाषा में इसी को हम गड्ढा बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। ये जो आपको रोड दिख रहा है, इस रोड में अगर कहीं गड्ढा हो और आप बाइक से या 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं तो जहाँ भी गड्ढा होगा वहाँ पे आपको ब्रेक लगाना होगा, आपका स्पीड रुकेगा और आप जो है जितना टाइम में आपको अपने डेस्टिनी की ओर पहुँचना था उतना टाइम में आप नहीं पहुँच पाएंगे। अर्थात अगर आपको बहुत तेज़ी से और इफेक्टिव वे में अपनी डेस्टिनी, अपनी सफलता की ओर जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गड्ढा कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि इस रोड पे गड्ढा कहाँ है। ये जब पता चल जाएगा तभी आप इस गड्ढे को भर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे और फिर आप जब गाड़ी से जाएंगे तो आपका स्पीड कायम रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलता है, अपना वीकनेस पता चलता है, अपना गड्ढा पता चलता है। आप जो कमज़ोर टॉपिक होता है जहाँ से आपका स्ट्राइक रेट काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उतना अच्छा नहीं होता, उस पर बार बार एफर्ट लगाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि उससे कैसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाए सही। तो ये तभी पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो ये हो गया, ये चौथा बात हो गया। पांचवा बात हम बात करना चाहते हैं वह है रिविज़न का। फ्रेंड्स, जो हमारा सोर्स है उसको बार बार जब हम रिविज़न करते हैं तब हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा डेप्थ में बढ़ता चला जाता है। जो सोर्स है उसको 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितना भी है इन सारे सोर्स को कई रिवीजन आप करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रिवीजन बढ़ता जाता है, आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। लेकिन
आपका अलर्टनेस एंड आपका अवेयरनेस, ये दो चीज़ नहीं बढ़ता है, सिर्फ नॉलेज बढ़ता है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज हो गया है, नॉलेज होने के बावजूद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है, तब आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जानने के बावजूद भी हमसे ये कैसे गलती हो गया। तब आपको पता चलेगा कि जब हम पढ़ रहे थे तो किस जगह पे हमको फोकस करना था, किस पे नहीं करना था, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट था, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं था। इसको लेकर के आपका अवेयरनेस एंड अलर्टनेस ये बढ़ जाता है। जब आपके नॉलेज के साथ, अर्थात जब आपके पास नॉलेज हो जाए, जब आपके पास अवेयरनेस हो जाए, जब आपके पास अलर्टनेस हो जाए, ये सब चीज़ हो जाता है, ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, तब आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू रिवीजन करते हैं, तब आपका जो नॉलेज होता है वो और डेप्थ में बढ़ते चला जाता है। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं हम। इस तरह से उल्टा भी आप पेपर को, टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं कि उस टॉपिक से पूछे गए सवाल के द्वारा जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं, तब आप और ज़्यादा डेप्थ में उसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात इस रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा भी आप रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मोमेंटम से रिलेटेड। ये क्या होता है? देखिए, अगर आप खड़े हैं तो खड़े हैं, अगर आप दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का एक मोमेंटम बना हुआ है। दौड़ने के मोमेंटम में जब आप रहते हैं तो दौड़ दौड़ के जितना भी काम होता है उस काम को खट कर लेते हैं आप, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं और कोई बोल दे कि एक गिलास पानी ला दो, तो आपको उठना पड़ेगा, फिर पानी लाना पड़ेगा। अगर आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं, कोई बोले कि पानी ला दो, तो वो आपके लिए बहुत ही सिंपल काम होगा, क्योंकि आप उस मोमेंटम में हैं। सिर्फ पानी ही तो लाना है, आप चल तो रहे ही हैं रूम में, तो आप चलने के मोमेंटम में ऑलरेडी हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका जो एक सॉल्विंग टेंडेंसी होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मोमेंटम होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला जो ब्रेन का एक जोन होता है, उसमें आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रवेश कर चुका होता है। उस मोमेंटम को ब्रेन आपका ऑलरेडी प्राप्त कर चुका होता है। अर्थात क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मोमेंटम आपका ब्रेन प्राप्त कर चुका होता है, जो पीटी का एग्जामिनेशन का डेट होगा यूपीएससी के अनुसार, उस डेट में भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मोमेंटम चाहिए वो तो आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते, उसके द्वारा रिवीजन करते करते उस मोमेंटम में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। फिर उस एग्जामिनेशन को लेकर के आपके अंदर फियर खत्म हो जाएगा, उस एग्जामिनेशन को लेकर के आप यूज टू हो चुके होंगे और आपका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होगा। अर्थात ये जो मोमेंटम है यह भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपसे बात किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए अब हम बात करते हैं कि जो 2022 में 2022 में सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री का, पीटी में, यूपीएससी का, उसको हम एक एक करके इसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ किंग का नाम है, दूसरी तरफ डायनेस्टी का नाम है। नन्नुक चंदेल, जयशक्ति परमार, नागभट्ट सेकेंड एंड गुर्जरा प्रतिहार, भोज एंड राष्ट्रकूटा। सवाल क्या कह रहा है? हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये जो राइट साइड हमने मैप दिया है इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये अर्ली मिडिवल पीरियड का सवाल है। ये चंदेल से, ये प्रतिहार है, ये राष्ट्रकूट है और यहाँ पे परमार है। ये इलाका जो ये 4 डायनेस्टी है और इस 4 डायनेस्टी से जुड़े हुए जो किंग है, राजा है, इस ऑप्शंस में दिए हुए जो राजा है और डायनेस्टी है वो एप्रोप्रिएट मैच है कि नहीं, इसी बात को यहाँ पूछ रहा है। एक तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है जो इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन फैक्ट बेस्ड तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है इसने इस क्वेश्चन को बहुत ही टफ कैटेगरी का बना दिया है। तरीका क्या है? हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। ये
हाउ मेनी पेयर्स के कारण इसका जवाब देना तभी संभव है जब आप इसमें हर किसी के बारे में 100% जानते हो, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको पूछने का तरीका बहुत ही ट्विस्ट करने से ये सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी टफ हो गया, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो नन्नुक है यह चंदेल वंश से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो नन्नुक है ये चंदेल वंश से जुड़ा हुआ है, ये बात तो सही है। उसके बाद कहता है जो जय शक्ति है ये परमार वंश से जुड़ा हुआ है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। वास्तव में जो जय शक्ति है ये चंदेल वंश से ही जुड़ा हुआ है और जो नन्नुक है इसी का पोता है, अर्थात नन्नुक जो है जय शक्ति का ग्रैंडफादर है। ये बात क्लियर हो गया, अर्थात ये जो दूसरा नंबर है यह गलत है। उसके बाद बोलता है नागभट्ट सेकंड और गुर्जरा प्रतिहार, ये बिल्कुल सही है। जो नागभट्ट है, जो गुर्जर प्रतिहार, ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है इसका एक शासक था, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बोलता है भोज और राष्ट्रकूट, वास्तव में ये जो भोज है ये राष्ट्रकूट जो ये वंश है, यहाँ डायनेस्टी शासन है, इसका शासक नहीं है। ये जो भोज है यहाँ पे जो परमार वंश का शासन था इसका एक शासक था, अर्थात ये जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ये भी गलत है। अर्थात इसमें क्वेश्चंस, ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दो सही है। मतलब कितने ऑप्शन सही हैं इसमें, तो कितने पेयर सही हैं इसमें, तो ओनली 2 पेयर्स आर राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। क्लियर हो गया ये दोस्त। तो ये मैप देखना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री जब भी आप पढ़ें तो आप मैप के थ्रू पढ़ें। एक चीज़ बहुत क्लियरली हम बताना चाहते हैं, हिस्ट्री को अगर आप 3 चीज़ों के फ्रेम में देखें, एक टाइम, दूसरा स्पेस एंड तीसरा पर्सन्स मूविंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी, मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को पर्सन से पर्सनैलिटी बनाने के जो क्रम में होता है उसमें जो उन बहुत बड़ा ये अपना एक सर्वोत्त योगदान देता है, इसलिए तो उसको पढ़ते हैं हम। तो पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी, कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, तो कब हुआ ये टाइम हो गया, कहाँ कहाँ हुआ ये स्पेस मतलब जोग्राफिकल लोकेशन हो गया, और किसके बारे में पढ़ते हैं, किस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पर्सनैलिटी हो गया। इसको बोलते हैं टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी, TSP के फ्रेमवर्क में अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस TSP के फ्रेम में देखा तो टी मतलब टाइम, ये अर्ली मिडिवल का क्वेश्चन है। स्पेस मतलब कौन कौन सा डायनेस्टी कहाँ पे लोकेटेड है ये हमने देख लिया। और पर्सनैलिटी, ये नन्नू कौन है, जयशक्ति कौन है, नागभट्ट कौन है, भोज कौन है, ये पर्सनैलिटी है। इन्होंने इस एम्पायर को खड़ा किया है, ये पर्सनैलिटी, इसलिए सवाल पूछा गया है। सो टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी, TSP के कंसेप्ट में अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को एंजॉय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बढ़ें, जो दूसरा सवाल है वह है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फिर से एक तरफ दिया हुआ है अशोकास जो है उसका मेजर रॉक इडिक्ट्स और दूसरे तरफ दिया हुआ है उसके साइट का लोकेशन। सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है धौली और धौली के सामने उड़ीसा। दूसरे नंबर में दिया हुआ है एरागुडी और इसके सामने आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर में दिया हुआ है जौगढ़ और सामने मध्य प्रदेश। चौथे नंबर में दिया हुआ है कलसी और सामने कर्नाटका। अब सवाल पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। हाउ मेनी पेयर्स गिवन एवर आर करेक्टली मैच्ड। फिर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ये बहुत आसान है। जब आप 6th क्लास 7th क्लास से हिस्ट्री पढ़ेंगे उसी समय से आपको ये जो पिक्चर दिया हुआ है, जो मेजर रॉक साइट्स जो है, एडिक्ट साइट्स है, ये आपको बचपन से ही आप पढ़ेंगे, ये फैक्ट आपको पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, इस तरीके के कारण इस क्वेश्चंस को बहुत ही टफ कैटेगरी का बना दिया गया है। अब कहता है क्वेश्चंस में 1 पेयर जो है करेक्टली मैच है, 2 पेयर करेक्टली मैच है, 3 पेयर करेक्टली मैच है, या ऑल 4 जो है वो करेक्टली मैच है। याद रखिएगा, इसको हम देखते हैं। पर इसका सही सवाल जानने से पहले एक बार हम इस पिक्चर को, ये जो मैप है, इसको देख लेते हैं। ये एडिक्ट्स ऑफ अशोका है। इसमें ये जो आपका स्क्वायर से बना हुआ है ये मेजर रॉक एडिक्ट्स है, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये पिलर एडिक्ट्स है। क्योंकि ये क्वेश्चंस मेजर रॉक एडिक्ट से जुड़ा हुआ है,
इसलिए पीरियडिक्स की हम बात नहीं करेंगे, जो रॉक एडिट्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम उड़ीसा से शुरू करते हैं। ये है आपका धौली, ये उड़ीसा में है, जौगढ़ भी उड़ीसा में है, और ये सन्नती है ये आपका कर्नाटका में है, जो येरावदी है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, शोपरा ये आपका महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात में, कांधार ये अफगानिस्तान में, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये आपका पाकिस्तान में, और कलसी ये उत्तराखंड जो आपका देहरादून है उसके पास। अब आप सवाल को फिर से पढ़िए। जो धौली है ओडिशा में है, ये सही ऑप्शन है। एरागुडी आंध्र प्रदेश में है, बताइए ये एरागुडी आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी सही ऑप्शन। जौगढ़ मध्य प्रदेश ये गलत ऑप्शन, ये उड़ीसा में है। कलसी कर्नाटका ये भी गलत ऑप्शन, ये कहाँ है? उत्तराखंड देहरादून के पास। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। कितने पेयर सही हैं? तो 2 पेयर सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, सो आंसर इज बी। क्लियर हो गया बात फ्रेंड्स? अगर हम आगे बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है संगम साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर in ancient South India is correct? Which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? है ना? संगम लिटरेचर के बारे में, खास करके जो संगम लिटरेचर साउथ इंडिया के बारे में विवरण देता है, उसके बारे में ये 4 जो स्टेटमेंट है इसमें कौन कौन सही है इसको चूज करना है। जो पहला ऑप्शन है उसमें कहता है संगम poems are devoid of any reference to material culture. Devoid of any reference मतलब संगम जो पोएम है उसमें मटेरियल कल्चर की बिल्कुल ही बात नहीं किया गया है। एनी रेफरेंस, ये बहुत ही एक्सट्रीम लाइन है इस लॉजिक से भी कि इतना तो संभव हो ही नहीं सकता कि कोई लिटरेचर हो उसमें जरा सा भी बात न किया गया हो मटेरियल कल्चर के बारे में। ये एक तरह का हिंट होता है यूपीएससी के द्वारा कि आप कितना अलर्ट हैं, आप कितना अवेयर हैं। इस अलर्टनेस अवेयरनेस के बेसिस पे भी आप इस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आंसर को निकालने की क्षमता रखते हैं या नहीं। अगर आप इस एनी को पकड़ लें, डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे कि ये ऑप्शन गलत है। फ्रेंड्स, संगम लिटरेचर में, संगम पोएम में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है कि उस समय में ट्रेड होता था, उस समय में पोर्ट होता था, बड़े बड़े सिटी का वर्णन दिया हुआ है। तो ये तो पूरी तरह से पोएम में ये सारी बात लिखा हुआ है। इस आधार पे, इस नॉलेज के आधार पे भी यह स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं। दूसरा बोलता है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नॉन टू संगम पोइट्स। नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिफिकेशन था उस तरह का क्लासिफिकेशन भले ही साउथ इंडिया में नहीं था, लेकिन साउथ इंडिया में जो सोशल क्लासिफिकेशन था वो वहाँ के संगम पोइट्स को इसकी जानकारी थी। ये बात बिल्कुल ही सही है। हालांकि उसकी क्लासिफिकेशंस का जो नेचर है, जो फीचर्स है, नॉर्थ इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि नॉन टू संगम पोइट्स, ये बिल्कुल सही है, अर्थात ये ऑप्शन सही है। कहता है कौन इसमें करेक्ट है, तो एक आंसर तो आपको यही निकल गया। फिर भी और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं और पहले ही अगर आपको आंसर मिल जाए ए और बी तक में ही, तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे उस आंसर को सही करके आप OMR सीट में भर लें, ऐसा ना करें। आप सारे ऑप्शंस को पढ़ें, क्या पता इससे भी ज़्यादा दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको सही लगे, और बाद में उसको पढ़ने के बाद इससे पहले जिसको आप सही माने थे वो आपको गलत लगे। ऐसा होता है, इसलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। फ्रेंड्स, फिर नो रेफरेंस, ये फिर से बहुत ही एक्सट्रीम टाइप का लाइन हो गया है। ऐसा जब भी आपको रेफरेंस दिखे, ऐसा जब भी आपको स्टेटमेंट दिखे, उसको गलत मान देना है। यूपीएससी ऐसा नहीं देता है, जनरली नहीं देता है। इस लॉजिक के आधार पे, इस अलर्टनेस एंड अवेयरनेस के आधार पे भी यह जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फ्रेंड्स, अगर आप संगम लिटरेचर की बात करें, जो शिल्पादिकरम है, जो आपका मणिमेखलेई है, जो जीवक चिंतामणि है जिसका राइटर तिरुक देवर है, ये जो जीवक चिंतामणि है, इसमें वास्तव में ये जीवक जो है एक बहुत बड़े आपका ये योद्धा थे, सोल्जर थे। इनका ही प्रेम कहानी है, इसमें इनकी वीरता का, इनका बहादुरी का बहुत बड़े पैमाने पे बखान किया गया है। अर्थात उसमें जो कहता है वॉरियर इथिक की बात नहीं किया गया है, ये रेफरेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट इस नॉलेज के आधार पर भी गलत साबित होता है।
जो चौथा है, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इर्रेशनल, मतलब अतार्किक। संगम लिटरेचर बोलता है कि जो मैजिकल फोर्सेस है वह इर्रेशनल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज इतना एडवांस साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सोच रखने वाला समाज तो आज भी नहीं हुआ है। संगम लिटरेचर जिस समय लिखा जा रहा था, उस समय यह अनुमान लगाना कि उस समय के समाज, उस समय के जो लिटरेचर लिखने वाले जो लोग थे, वह इस तरह से कहेंगे कि जो मैजिकल फोर्सेस है वो इररिलेवेंट है, कांट बी पॉसिबल। इस लॉजिक के आधार पे भी, इस अवेयरनेस के आधार पे भी, इस अलर्टनेस के आधार पे भी इस स्टेटमेंट को आप गलत कर सकते हैं। वास्तव में जब एक्सकवेशन हुआ है संगम साहित्य के पीरियड का, उस समय के साइट्स का, तो वहाँ से बहुत सारे ताबीज मिले हैं। ये सारे इंडिकेट्स देता है कि वहाँ पे मैजिकल फोर्सेस का कंसेप्ट था। अर्थात अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके आधार पे ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो बी है आंसर सही है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपने देखा। ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये चोला वाला है, ये पांड्या वाला है और ये चेरा वाला है। वास्तव में जो संगम साहित्य है, वास्तव में बहुत सारे जो पोएट्स है, बहुत सारे राइटर किसी एक जगह पे जब इकट्ठा हुए, उसको संगम कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद में संगम होता है, महाकुंभ मेला लगता है, संगम होता है। इलाहाबाद का संगम क्या है, वहाँ सारे लोगों एक जगह मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड संगम। तो वास्तव में जो पांड्या है, यहाँ पे इसके जो एक राजधानी है मदुरई, वहाँ पे संगम हुआ, 3 संगम हुआ है मदुरई में। तो एक क्वेश्चन ऐसे से पूछा जा सकता है कि तीनों संगम में कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों संगम हुए उसकी अध्यक्षता कौन कौन की। ये थोड़ा सा आप इसको अलर्ट रहिएगा, इसको जहाँ भी मिले वो सोर्स में पढ़ लीजिएगा। तो ये सवाल आपका संगम लिटरेचर से था, इसका आंसर बी है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योग वशिष्ठ से रिलेटेड, वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्सियन। याद रखिएगा पर्सियन है। सवाल कभी ये भी हो सकता है कि निजामुद्दीन पाणिनि ने जिस योग विशिष्ट का ट्रांसलेशन किया वह किस लैंग्वेज में किया, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है आने वाले समय में। क्योंकि कल्चर का सवाल है तो कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा। तो क्वेश्चन कहता है योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय निजामुद्दीन पानीपति, सॉरी पाणिनि नहीं, पानीपति, ड्यूरिंग द रेन ऑफ, क्या है, अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां है, औरंगजेब। वास्तव में ये जो योग वशिष्ठ है, ऐसा माना जाता है कि इसको जो ओरिजिनल राइटर है वो महर्षि वाल्मीकि है। इन्होंने इसको संस्कृत में लिखा था। फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास नॉलेज है, उस आधार पे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नॉलेज ये है कि अकबर के समय में इसका जो पुत्र है, जो प्रिंस है जहांगीर, उनके कहने पर इसका ट्रांसलेशन किया गया। लेकिन वह जो काल था, रेन था, वह अकबर का था, इसीलिए आंसर इसका अकबर होगा। साथ ही साथ एक और तर्क लगाया जा सकता है। इन चारों पर्सनैलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो अकबर है। अगर अकबर जो है लगभग 50 साल शासन किया, इन चारों के तुलना में अकबर का शासनकाल ज़्यादा शांतिप्रिय रहा, ज़्यादा प्रॉस्पेरस रहा, आय के स्रोत ज़्यादा सस्टेनेबल रहे, तो इनके लिए अपने दरबार में कल्चर के डेवलपमेंट पे खर्च करना ज़्यादा आसान था। इसीलिए इस तर्क के आधार पे आप यह कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन का काम अकबर के समय में ही हुआ होगा। इस लॉजिक पे आप बता सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान देना है, अगर आपको ये भी नहीं पता हो तो एक और लॉजिक आप दे सकते हैं। क्या है लॉजिक? इन चारों पर्सनैलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो अकबर। अकबर के रहते हुए औरंगजेब को सही मान ले, ऐसा ऑप्शंस दे दे जिसमें आंसर औरंगजेब ही सही हो, अर्थात आपने अकबर जैसे पर्सनैलिटी को डीलेजिटिमाइज किया। और यूपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उसको डीलेजिटिमाइज किया जाए। जैसे कोई अगर कमीशन है, कमिटी है, उसके जो अध्यक्षता करते हैं उसमें डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर्स हो और प्राइम मिनिस्टर भी हो, और अगर सही आंसर उसका डिफेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है
तो उसमें प्राइम मिनिस्टर एज ए ऑप्शन यूपीएससी देगी ही नहीं। और अगर ऑप्शन में यूपीएससी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया तो इसका मतलब वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा जिसका आंसर प्राइम मिनिस्टर ही सही होगा। अर्थात प्राइम मिनिस्टर्स का जो एक रुतबा है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसको डिलेजिटिमाइट जनरली यूपीएससी नहीं करती है। इस तर्क को भी, इस लॉजिक को भी, इस साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना है। इस साइकोलॉजी के बेसिस पे अगर आप सॉल्व करें तो औरंगजेब क्यों चाहेगी औरंगजेब के बारे में यूपीएससी पढ़ाना अकबर की तुलना में? क्यों चाहेगा शाहजहां के बारे में पढ़ाना अकबर के कंपेयर में? क्यों चाहेगा हुमायूं के बारे में पढ़वाना अकबर के कंपेयर में? तो अकबर ही इसका सही आंसर होगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, औरंगजेब के पास जो है ये लिटरेचर में इंटरेस्ट लेते नहीं थे। शाहजहां का इंटरेस्ट था तो पर इसका आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हुमायूं के पास इतना समय मिला नहीं। इन सारे चीज़ों के नॉलेज के आधार पे, अलर्टनेस के आधार पे और अवेयरनेस के आधार पे आप इसका आंसर अकबर निकाल लेंगे। तो ये बात सही है, इसका आंसर ए है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, द वर्ल्ड्स सेकेंड tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by Prime Minister of India at Hyderabad recently। ये एक स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन से लेना देना कुछ नहीं। सिंपल रामानुज अगर यहाँ से उठा के दे देता और इसे लिंक कर देता तो ये हिस्ट्री का सवाल बन जाता। बस बड़ा करना था, बड़ा कर दिया। ये वास्तव में हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास का सवाल है। सवाल क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टीचिंग ऑफ रामानुजा। एकदम बिल्कुल इतना भी स्टेटमेंट इस सवाल को पूरा कर देता है। इसकी ज़रूरत नहीं था, फिर भी दे दिया है ताकि आपको लगे कि ये कैसे लिंक किया गया। द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन। मतलब रामानुजा का जो टीचिंग है उसके अनुसार से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रामानुजा का जो टीचिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन है द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। उसका डिवोशन मतलब भक्ति। भक्ति के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका पहला। वेदास आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली ऑथोरिटेटिव। जो वेदास है वह अमर है, वह शाश्वत है, अनंत है। सेल्फ एग्जिस्टेंट है मतलब स्वयं सिद्ध है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एंड होली ऑथोरिटेटिव मतलब विश्वसनीय है, इस पे आपको शक करने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्या रामानुजा के टीचिंग से जुड़ा हुआ है या नहीं, ये स्टेटमेंट है। तीसरा कहता है लॉजिकल आर्गुमेंट्स आर मींट फॉर हाईएस्ट ब्लिस। कहता है जो तार्किक तर्क है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स है, वह मींट फॉर हाईएस्ट ब्लिस मतलब जो परम आनंद का सोर्स है वह तार्किक तर्क है। लॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा आप परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह रामानुजा का टीचिंग से जुड़ा हुआ है या नहीं, मतलब टीचिंग से जुड़ा हुआ है, यह स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये भी बताना है। अगला कहता है साल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। साल्वेशन जो है मतलब जो मुक्ति है वह मेडिटेशन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन जो ध्यान है उससे आप साल्वेशन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? फ्रेंड्स, जो आपका रामानुजाचार्य है ये भक्ति संत है, वैष्णव भक्ति संत हैं। ये रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के संत हैं। जो शंकराचार्य हैं ये भी भक्ति आंदोलन के संत हैं। जो शंकराचार्य है वह जो फिलॉसफी दिए हैं वह है अद्वैत। मतलब अद्वैत का क्या मतलब होता है? एक ब्रह्म है और दूसरा आत्मा है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। मतलब अगर कहा जाए तो जो ब्रह्म है और वही आत्मा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह अद्वैतवाद है, यह फिलॉसफी शंकराचार्य जी ने दिया है। जो रामानुजाचार्य है उनका कहना है इनका विशिष्टाद्वैत है। मतलब ये ब्रह्म है और इसके अंदर ये आत्मा है। मतलब दोनों एक ही है लेकिन इसके बावजूद भी द्वैत है, क्योंकि जो आत्मा है वो ब्रह्म के बराबर नहीं है। अर्थात ये जो आत्मा है इसको ब्रह्म के बराबर अगर मान लेंगे तो आत्मा को ब्रह्म का भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में तो पूरा जो स्पिरिचुअलिटी है, जो धर्म है, वही खत्म हो जाएगा। आम लोग जो है धर्म से विमुक्त हो जाएंगे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए, समान लोगों को आकर्षित करने के लिए इस विशिष्टाद्वैत का कंसेप्ट दिया कि ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है,
लेकिन ब्रह्म जो है वो बहुत बड़ा साइज में दिया और आत्मा को बहुत छोटा इस साइज में इसी में दे करके ऐसा समझाने की कोशिश किया कि जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही पार्ट है, लेकिन आत्मा को भक्ति करके ब्रह्म के शरण में जाना पड़ेगा, तभी उसकी मुक्ति है। इसी को बोलते हैं विशिष्टाद्वैत, क्वालिफाइड वननेस की बात किया गया है। ये हो गया। उसके बाद जो है ये जो रामानुजाचार्य है वास्तव में भक्ति आंदोलन को साउथ से नॉर्थ लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन सारे चीज़ों को जो मैंने डिस्कस किया, इसके बाद जो अंतिम हम कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर एक है, जो दूसरा बी है यह गलत है, जो सी है यह गलत है और जो डी है यह गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ये रामानुजा के टीचिंग से मैच नहीं खाते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कहता है द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। ये एक इंडिकेशन है कि करंट में जो भी हिस्टोरिकल न्यूज आता है उस न्यूज को पकड़ करके आप हिस्ट्री के टॉपिक में घुस जाएं और वहाँ पे उस टॉपिक को कंप्लीट करें, पूरा नॉलेज लें उसका, मतलब करंट या जो कंटेम्प्रेरी जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है उसके थ्रू आप हिस्ट्री में पहुँच जाएं, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना भी आसान लगेगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। यही इंडिकेशंस हैं। मतलब हिस्ट्री इज नॉट ए एस्थेटिक ओनली। हिस्ट्री जो है करंट से जब जुड़ जाता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, हिस्ट्री जो है ना वो एस्थेटिक नहीं है, हिस्ट्री हमेशा चेंजेबल है। आपको अजीब सा लगता होगा, अब जरा मैं बताता हूँ। हिस्ट्री हमेशा हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। सपोज कीजिए अकबर के बारे में, अकबर के बारे में जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है वो जो लिखेंगे तो वो एक अलग बात लिखेंगे, जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन होंगी वो अकबर के बारे में एक नया बात लिखेंगे, जो कि जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है उस बात को लिखे ही नहीं होंगे या उसको इग्नोर कर दिए होंगे। जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन हैं वो अकबर ने जितना अपने हरम में इतनी महिलाओं को रखे थे उसमें जो अकबर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बिल्कुल निगेटिव लिखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री चेंज हो गया ना। अबाउट द अकबर वी स्टडी टू डिफरेंट थिंग। One thing is written by historians, leftist historians, and another is written by feminist historians. So the perspective, the fact and the knowledge अकबर के बारे में है, it's changed due to the change in the school of historians. So nothing is permanent, nothing is static in history. ये जो आप कहते हैं ना कि ये static part है हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। हिस्टोरियंस के बदलते ही, पर्सपेक्टिव्स के बदलते ही, नैरेटिव्स के बदलते ही, डिस्कोर्स के बदलते ही, अप्रोच के बदलते ही हिस्ट्री बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक इंडिकेशंस दिया गया है, इसको पकड़ना हो तो पकड़ लीजिएगा। इस दो सवाल से, इससे पहले भी था रामानुजा के बारे में, इस दो सवाल से आप पकड़ सकते हैं कि करंट में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, करंट को किस तरह से लिंक किया जा रहा है एस्थेटिक से, अर्थात आने वाले समय में एस्थेटिक सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है वो एस्थेटिक रहने वाला नहीं। बी अलर्ट। चलिए आगे बात करते हैं। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्रीन, पहला। दूसरा बोलता है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बरूनी। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन। इस तीनों ऑप्शंस को बताना है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो थोड़ा सा हम लोग ज्योतिर्लिंगा के बारे में बात कर लें। वास्तव में अगर कहा जाए जो ज्योतिर्लिंगा है टोटल 12 ज्योतिर्लिंगा है। इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक केदारनाथ है, एक काशी विश्वनाथ है, एक बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम बोलते हैं हम लोग, जाते हैं हम लोग बाबा धाम के दर्शन करने। उसके बाद है मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमशंकर, त्रिंबक, सोमनाथ, ग्रीष्णेश्वर, नागेश्वर, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल ये है कि ये जो है सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा, ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। सोमनाथ क्या है? ज्योतिर्लिंगा।
ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बरूनी। देखिए आप जानते ही हैं कि ये जो आपका मोहम्मद गजनी है वो सोमनाथ पे अटैक किया था, और जो अलबरूनी है वो गजनी के कोर्ट दरबार में रहते थे और राइटिंग करते थे, और गजनी के साथ वो भी आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है उनमें, उनके राइटिंग में सोमनाथ टेम्पल का रेफरेंस आता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल। देखिए सेक्युलरिज्म को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में थोड़ा सा मनभेद था, है ना, मतभेद था, मनभेद नहीं था, मतभेद था। ओपिनियन अलग अलग थे कि जब राजेंद्र बाबू वहाँ गए थे सोमनाथ टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा में, तो कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू उससे नाराज हो गए थे। तो ये जब ये प्रधानमंत्री सोमनाथ टेम्पल का ये कर रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो ये मीडिया में चला भी था कि राजेंद्र बाबू वहाँ गए थे तो जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए थे। तो इसी को उठा करके यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, पर ऑप्शंस में राजेंद्र बाबू की जगह पे एस राधाकृष्णन जो सेकेंड राष्ट्रपति थे भारत के, वो दे दिया गया है। अर्थात ये ऑप्शन जो है गलत है, मतलब 1 और 2 सही है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही है। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। जो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा, उसको फिर से मरम्मत कराने का काम भीम प्रथम ने किया था 1026 में, मतलब 1026 ईडी में। उसके बाद कुमार पाल करके एक राजा हुए थे जो 1156 में हुआ था, मतलब 1156 में हुआ था। इस कुमार पाल के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने जैन, ये वास्तव में जैन मतावली थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन सोमनाथ टेम्पल का मरम्मत कराया था। ये फैक्ट को याद रखिएगा, तो आपका कभी भी सवाल अगर आए तो उसको आप कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या है? ए। ये मैप में मैंने दिखा दिया कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंगा है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into 2 parts. One reserved and other was transferred subjects. Subjects को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक को ट्रांसफर्ड और दूसरा को रिजर्व कैटेगरी में कर दिया गया था। Which of the following were treated as reserved subject? इस कंसेप्ट को समझिए। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रोविंस में, सेंटर की बात नहीं किया जा रहा है इसमें, प्रोविंस की बात किया जा रहा है। प्रोविंस में वहाँ पे जो चुनाव हुए थे, जो मिनिस्टर्स थे, हाँ, मतलब वहाँ जो मिनिस्टर्स का रूल होता था, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के प्रति जिम्मेदार थे, उस मिनिस्टर्स को जो काम करना था, उसको जो दायित्व दिया गया था, उनको कुछ सब्जेक्ट पे काम करने का दायित्व दिया गया था। जिस सब्जेक्ट पे काम करने का दायित्व उनको दिया गया था और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, उस काउंसिल के प्रति वो जो जिम्मेदार थे, उस सब्जेक्ट को ट्रांसफर सब्जेक्ट कर दिया गया था। पर ट्रांसफ़र किससे? इसका मतलब वो पहले जो था वह सब्जेक्ट गवर्नर के पास था, अब गवर्नर से ट्रांसफ़र करके उस मिनिस्टर के पास दे दिया गया। अभी भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि रिजर्व रख दिया गया था गवर्नर के लिए, तो इसीलिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। समझ में आ गया ये कंसेप्ट, ट्रांसफर क्या है और रिजर्व क्या है। तो सवाल ये कहता है कि वे ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, किस किस को रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में ट्रीटेड किया गया था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रिवेन्यू एंड पुलिस। भाई पुलिस पावर फोर्स, इसको ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकता, इसको रिजर्व में रखा ही रखा होगा। लैंड रिवेन्यू आय का मेन सोर्स था उस समय में, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, इवन मॉडर्न पीरियड, काफ़ी हद तक लैंड रिवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इसको कैसे ट्रांसफर कर देगा भैया? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आप एल्बर्ट बिल का नाम सुने होंगे, मतलब एक भारतीय जज यूरोपियंस के मामले को सुने, उसको लेकर के इतना डिबेट हो गया, इतना विवाद हो गया कि इस एल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। और उससे बहुत पहले 1919 के एक्ट में ये प्रोविज़न हो जाए कि जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भारतीय मिनिस्टर्स को दे दिया जाए, नॉट पॉसिबल। अर्थात ये तीनों सब्जेक्ट जो था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिवेन्यू और पुलिस, इनको रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया। यही सवाल है,
इस आधार पे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब 1 नंबर जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफर था, ये रिजर्व था, ये रिजर्व था, ये रिजर्व था। पूछा गया है रिजर्व कौन है, तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, सी ऑप्शन इज राइट। गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू, क्या है भैया, ये क्लोथिंग है, कॉइन्स है, ऑर्नामेंट्स है या वीपन्स है, क्या है? देखिए मैंने बताया था ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, तो ये इकोनॉमिक हिस्ट्री का कुछ सवाल है। और तो इस चीज़ को समझिएगा, ये विजयनगर एम्पायर है, बहुत पावरफुल एम्पायर है ना। कृष्णदेव राय वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर। 1509 में इनकी शासन का शुरुआत हुआ है और मुझे लगता है 29 तक है। 1526 1526 में अकबर आ गया था और 1529 था 29, इस समय तक कृष्णदेव राय का शासन था, याद रखिएगा, वेरी पावरफुल। इनके समय में जो सिक्का चलता था सोना का, उसका नाम फनम था। सिंपल, ये जो सोना का सिक्का पिक्चर दिख रहा है ये फनम है। तो ये जो है क्या है, तो ये क्वाइन है, नॉट क्लॉथिंग, ऑर्नामेंट भी नहीं, वेपन्स भी नहीं, जिसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात कह रहा है कि फनम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। कृष्णदेव राय इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था। विशाल साम्राज्य था, हम्पी इसकी राजधानी थी। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब विजयनगर साम्राज्य था तो यहाँ पे जो बहमनी शासन था वो अपने 5 भागों में डिवाइड हो चुका था। ये गजपति शासन है यहाँ पे, ये गजपति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैप में याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर का जो एरिया है इसको मैंने बताया, इससे ऊपर जो है बहमनी शासन था, बाद में बहमनी जो डिवाइड कर गया 5 भागों में, है ना। तो जब हम यूरोपियन कंपनीज जब आया था तो उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे, तो डिटेल से बताएंगे इन 5 के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो क्वाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। बारिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। Who of the above were actively associated with गदर पार्टी? और ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1 और 2, बी में 2, सी में 1 and 3 एंड डी में ओनली 3। इसको एक बार देख लेते हैं, एक एक को देखते हैं। बारिंद्र कुमार घोष, इसके बारे में जानते हैं। ये पिक्चर जो है ये बारिंद्र कुमार घोष का है। इसके बारे में क्या है, ये बारिंद्र कुमार घोष वास्तव में जो अरविंद घोष थे उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। इन्होंने युगांतर नामक एक ऑर्गेनाइजेशंस का स्टार्टिंग किया था। इन्होंने युगांतर नामक एक मैगजीन को भी स्टार्ट किया था। अलीपुर जो केस हुआ था उस मामले में इनको जेल की सज़ा हुई थी, बाद में ये रिहा हो गए। रिहा होने के बाद यह जर्नलिस्ट का काम करने लगे और जर्नलिस्ट के काम के दौरान इन्होंने एक दैनिक बासुमती करके एक जो पेपर था उसको चलाया, उससे जुड़े थे। फिर स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट करके जो एक पेपर है, न्यूज़पेपर है, उससे भी जुड़े रहे, इसको याद रखिएगा। तो ये है बारिंद्र कुमार घोष के बारे में डिटेल फैक्ट्स। अर्थात ये गदर पार्टी से डायरेक्टली एसोसिएट, एक्टिवली एसोसिएटेड कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है गलत है। आगे कहता है योगेश चंद्र चटर्जी, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो पिक्चर है ये योगेश चंद्र चटर्जी का है। ये आज़ादी की खोज में, वास्तव में एक बुक है, ये आगे डिटेल बताते हैं आपको तो फिर आपको पता चलेगा। ये जो योगेश चंद्र चटर्जी, ये अनुशीलन समिति जो बना था, जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे उनके ये क्या थे, तो ये फाउंडिंग मेंबर थे, याद रखिएगा। बाद में ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक जो आर्मी है उससे जुड़ गए और यही जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बाद में सोशलिस्ट बना, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, उनके भी ये मेंबर रहे। इनका काकोरी केस में नाम था, ये याद रखिएगा। ये काकोरी कास की जो केस है उससे भी जुड़े रहे, है ना। इन्होंने बुक लिखा, 2 बुक। एक का नाम क्या है, एक का नाम है इन सर्च ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के खोज में। याद रखिएगा, ये सवाल दे सकता है क्योंकि जो
बुक है और जो ऑथर है ये कल्चर का पार्ट है, लिटरेचर का पार्ट है। और यूपीएससी इधर की ओर आ रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इन लोगों के बारे में जगह जगह पे मेट्रो हो या बड़े रेलवे स्टेशन हो, जो बस स्टॉप है वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के इन लोगों के बारे में मैसेज दिया जाता है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल है उसमें इन सारे जो क्रांतिकारी हैं उनको याद किया जाता है। तो ये हो सकता है कि आपको एज पार्ट ऑफ लिटरेचर क्वेश्चंस आपको बताया जा सकता, पूछा जा सकता है कि ये जो राइटर है ये किस बुक से एसोसिएटेड है, या ये जो बुक है यह किस राइटर से एसोसिएटेड है। तो इनका एक बुक का नाम है आज़ादी की खोज में, या इंग्लिश में कहा जाता है इन सर्च ऑफ फ्रीडम, और दूसरा है इंडियन रिवॉल्यूशन इन कॉन्फ्रेंस। ये दूसरा बुक है, इंडियन रिवॉल्यूशन इन कॉन्फ्रेंस, ये इनका दूसरा बुक है। बाद में इनको राज्यसभा का एमपी भी बनाया गया, राज्यसभा का ये एमपी भी थे, इसको भी याद रखिएगा। ये फैक्ट मैंने बता दिया। अर्थात ये योगेश चंद्र चटर्जी भी गदर पार्टी से कहीं भी एक्टिवली जुड़े हुए नहीं थे। अब बात आता है रास बिहारी बोस के बारे में, इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा गदर पार्टी के बारे में जान लेते हैं। गदर पार्टी जो है इनका स्थापना कहाँ हुआ था, तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। इनकी जो स्थापना हुआ था तो इनकी जो अध्यक्षता किए थे वो थे स्वर्ण सिंह भाखना, और जो लाला हरदयाल थे यह इनके सचिव थे। देखिए, गदर पार्टी बनाने के बाद भारत में क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को करने के लिए रास बिहारी बोस को अमेरिका से भारत भेजा गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका पता चल गया, और जैसे ही रास बिहारी बोस को इसकी भनक लग गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया, ये भारत से निकल गए और ये पहुंच गए जापान। जापान में वहाँ रहे, वहीं जापान के एक मैडम से शादी किया। उसके बाद जापान से ये सिंगापुर चले गए, मतलब साउथ ईस्ट एशिया गए, फिर आईएनए से जुड़े, और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस आईएनए का कमान संभाले, उससे पहले रास बिहारी बोस ही उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किए थे। तो अर्थात ये जो रास बिहारी बोस है यह गदर पार्टी से एक्टिवली जुड़े हुए थे। समझ में आया? मतलब ऑप्शन 1 नंबर और 2 नंबर दोनों गलत है, 3 नंबर सही है। तो आंसर क्या है? डी। क्लियर हो गया ये बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ लें। The Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies and princely states. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा उसमें जो मेंबर चुने जाएंगे वो प्रोविंशियल जो असेंबलीज है उनसे चुना जाएगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भी अपना नॉमिनेट करेगा, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में अगर आप देखें तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये जो क्रिप्स मिशन है ये आया था 1942 में। 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब था, मतलब मित्र जो देश थे उनकी हालत बहुत ख़राब था। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये है जापान और जर्मनी का साथी। इसने सबको पानी पिला दिया था। इसने अटैक करते करते जो साउथ ईस्ट एशिया वाला देश है यहाँ आ गया, बर्मा, थाईलैंड, इसमें पहुँचते पहुँचते भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये राज्य, यहाँ पर भी आने की संभावना आ गया था, है ना। तो इससे जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने ब्रिटेन के जो अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें रूजवेल्ट थे, उन्होंने ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन पे प्रेशर बनाया कि देखो भैया तुम ऐसा मत करो। और चर्चिल बहुत जिद्दी था, उन्होंने बोला था कि जिस भारत को, साम्राज्य को हमने तलवार के बल पे हासिल किया है उसको इतने आसानी से हम कैसे छोड़ दें, छोड़ ही नहीं सकते। तो रूजवेल्ट ने बोला कि बेटा ऐसा रूजवेल्ट ने बोला कि भाई ऐसा है कि सिचुएशन ख़राब है, तुम अपना प्रतिनिधि को भेजो और जो इंडियन लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए। इसीलिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया। ये कहानी समझ में आ गया। अब क्रिप्स मिशन ने आकर के ये 2 प्रपोजल दिया। तो ये 2 जो प्रपोजल दिया गया है
ये वाला और ये दोनों सही स्टेटमेंट है, ये प्रोपोजल दिया गया था, इसलिए आज का आंसर जो है सी है, मतलब बोथ आर करेक्ट। अब इसमें जो जानने वाली बात है वो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए। इस स्टेटमेंट में ये जो कहा गया है कि अगर कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत न हो तो वो अलग से एग्रीमेंट कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने फ्यूचर को लेकर के, ये वास्तव में जो मुस्लिम लीग है उसको सेटिस्फाई करने का एक प्रयास था। वास्तव में इनडायरेक्टली पाकिस्तान के डिमांड को ये स्वीकार कर लिया था। ये बात आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आंसर निकल गया। आगे बात करते हैं। ये क्रिप्स है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये क्रिप्स हैं और ये गांधी जी हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विथ रिफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट्स। जो पहला है, पहला नंबर में वह है नत्ती प्रकरण, दूसरा है परशिष्ट प्रवरण, तीसरा है अवदान शतक और चौथा है त्रिश सलक्षणम महापुराण। कहता है which of the above are जैना टेक्स्ट। फ्रेंड्स अगर आप देखें, ये जो नत्ती प्रकरण है वास्तव में यह बौद्ध साहित्य है और इसको पाली में लिखा गया है, तो ये जैना साहित्य नहीं है। जो परिशिष्ट पर्वन है यह वास्तव में यह हेमचंद्र है, इन्होंने इसको लिखा है और वास्तव में इसमें चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक है उनको जैन धर्म से एसोसिएट करके इसमें बताया गया है, अर्थात यह जैन साहित्य है, मतलब ये जैन साहित्य है, ये सही है। उसके बाद जो है अवदान शतक, ये वास्तव में बौद्ध है, तो ये अवदान शतक हो गया। उसके बाद है त्रिश सलक्षण महापुराण, ये वास्तव में जैन टेक्स्ट है और इसका रचयिता जो है जीन सेन है। जीन सेन का जो पीरियड है वो राष्ट्रकूट का जो डायनेस्टी का जो शासन है उसी समय में जीन सेन का भी पीरियड है, तो ये जैन साहित्य है। अर्थात जैन साहित्य इसमें कौन कौन हो गया, 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन बी में है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा बी। 2 and 4 आर जैन साहित्य, 1 नत्ती प्रकरण और बी अवदान शतक, ये दोनों बौद्ध साहित्य है। इसका आंसर निकल गया। इसका हम आपको बताएंगे कैसे इसको एलिमिनेट करना है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है भक्ति, जैन और बौद्ध और सूफी। इसमें से किसी 1-2 पे अगर कमांड कर लिए तो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसका आंसर बी है। 2 and 4 ये दोनों जो ऑप्शन है ये जैन टेक्स्ट हैं। आगे अगर हम बात करें, इसको देखिएगा, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ हिस्टोरिकल पर्सन है और दूसरा तरफ नॉन एज, किस लिए जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा किस रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ कहता है हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। फिर इस क्वेश्चन को बहुत ही ट्विस्ट कर दिया गया, वैसे ही ये क्वेश्चन टफ है उसको और टफ कर दिया गया है। देखिए पहला जिसमें दिया है आर्यदेवा, क्या ये जैन स्कॉलर है? इसको अगर आप देखें तो ये आर्यदेव जो है यह बौद्ध स्कॉलर है। दिगनाग, क्या ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है? तो वास्तव में यह बुद्धिस्ट स्कॉलर है ना। तो ये आपका आर्यदेव ये बौद्ध स्कॉलर है और ये आपका दिगनाग जो है ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है और नाथ मुनि यह आपका जो वैश्वना स्कॉलर है ये है। तो ये जो है आर्यदेव ये वास्तव में जो नागार्जुन है उनके शिष्य रहे हैं। जो दिगनाग है यह तर्कशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, और जो नाथ मुनि है ये वैष्णवा स्कॉलर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्कॉलर है बौद्ध स्कॉलर है, बल्कि यहाँ ऑप्शन में जैन स्कॉलर दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है और जो 3 में दिया है ये दोनों सही है। तो कितने पेयर्स हैं जो सही है? तो 2 पेयर्स सही है। तो 2 पेयर्स किस में है? ओनली 2 पेयर्स जो है ये आपका सही है। तो आंसर इसका सी होगा। क्लियर हो गया? देखिए
ये जो नाथ मुनि है इसके बारे में कहा जाता है, इन्होंने तमिलनाडु में एक जगह है श्रीरंगम, यहाँ पे संस्कृत और तमिल स्कूल का फाउंडेशन इन्होंने किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला जो सवाल है उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अभी तक देखें कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भक्ति, इस 3 जो एरिया है यहाँ से बहुत सवाल पूछे गए हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक पे बहुत ज़्यादा कमांड कर लिए, ऐसा कमांड कि आप ये कह सकें कि ये बौद्ध का ही है और ये बौद्ध का नहीं है, 100% इतना कमांड हो जाए, तो इस आधार पे आप एलिमिनेट कर लेंगे कि ये बौद्ध का है तो जैन का नहीं है, और अगर बौद्ध का नहीं है तो नहीं है, तो हो सकता है ये जैन का हो या भक्ति का हो। इतना अगर कमांड किसी एक पे हो जाए और बौद्ध पे कर लीजिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बौद्ध से करना आसान है, बौद्ध से करना इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऐसा कर लिए तब आप जैन, बौद्ध और जो भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकाल लेंगे। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन है, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वास्तव में मंगोल आक्रमण से रिलेटेड है। क्या है ये? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द reign ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ये एकदम स्टेटमेंट गलत है। यह जो अटैक हुआ था मंगोल का, वास्तव में बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। बहराम शाह इल्तुतमिश जो है उसका बेटा था, इल्तुतमिश का ये बेटा है। इसके शासनकाल में मंगोल का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1241 में हुआ था। तैर बहादुर करके एक मंगोल के लीडर थे, उनके नेतृत्व में अटैक हुआ था और ये जो पंजाब वाला एरिया है इस जगह पे आकर के ये जीत लिया था। ठीक है, तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इसके समय में नहीं हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहता है ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड डिसीज्ड द सिटी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ पे जो दिल्ली है यहाँ तक, इसके बगल में एक जगह यहाँ तक मंगोल आ गया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना मंगोल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। उसी सेना को खर्चा के लिए जो आप अलाउद्दीन का जो मार्केट रिफॉर्म देखते हैं, ये सारे जो रिफॉर्म देखते हैं, सेना में रिफॉर्म, आर्मी में रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म, इसी मंगोल आक्रमण को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे कदम उठाए थे। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल है उनका अटैक दिल्ली के आसपास होने लगा था, तो यहाँ पे एक सीरी नाम का फोर्ट बनाया था, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अपने आर्मी को वहाँ रखा था। फिर जीतते जीतते मंगोल को खदेड़ते खदेड़ते पूरा भारत से बाहर भेज दिया था। पहला मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मुगल्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल को मार मार के भगाने के लिए एक खुरासान अभियान चलाया था। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे आर्मी को तैयार किया था। उन्होंने जो यहाँ पे पेशावर और कालानौर है उस जगह को जीत लिया था। इसके कारण जो अपना डिफेंसिव लाइन है उसको बहुत ही मजबूत कर लिया था। इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट, नो भैया लॉस्ट नहीं हुआ था, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ 2 नंबर जो है ये सही है। तो कहता है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो ओनली 2 आर करेक्ट। ये आंसर मिल गया आपको। उसके बाद देखिएगा अगला ऑप्शन, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वह है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज कुलह दारान। फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेयर टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं, जानते नहीं हैं 100%, तो मुझे लगता है इसको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्क है। लेकिन हम आपको इसका आंसर बताते हैं। कुलह दारान क्या है? देखिए कुलह का मतलब होता है कैप, है ना। अगर कैप नुकीला हो इस तरह का तो इसको कुलह दारान कहा जाता था उस समय में। जो सैयद थे, खास करके वो आपका खिज्र खान जो सैयद डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस तरह का टोपी पहनते थे और उसी को देखा देखी बहुत लोग उस समय सैयद लोग टोपी इस तरह का नुकीला टोपी पहनते थे। इसी को कुलह दारान कहा गया है। तो इस तरह कुलह दारान जो है सैयद से एसोसिएटेड है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है।
कहता है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले कहता है द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज और वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट, याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, ऑन लैंड जो कि ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। तो याद रखिएगा गजपति रूलर्स के बारे में जानना है, ईस्ट कोस्ट के बारे में जानना है, फैक्ट्रीज के बारे में जानना है और डच के बारे में जानना है। अगला ऑप्शन कहता है अल्फांसो द अल्बुकर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तनत। मतलब जो बीजापुर सल्तनत है ये कहाँ है, कौन है, गोवा को कब कैप्चर किया, कौन कैप्चर किया, ये आपको जाननी है। तीसरा ऑप्शन कहता है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का एक रिप्रेजेंटेटिव है जो मद्रास वाले एरिया में रहता है, उस रिप्रेजेंटेटिव से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको लीज के फॉर्म में इस एरिया को लिया था मद्रास का, और फिर वहाँ पे सेंट फोर्ट जॉर्ज एक जो फोर्ट है उसको डेवलप किया था। ये 3 स्टेटमेंट है। लेकिन इससे पहले ये चीज़ को देख लीजिए इस मैप में कि देखिए जहाँ पे DA लिखा हुआ है वो डेनिश है, D मतलब डच, E इंग्लिश, F फ्रेंच और P पुर्तगीज। इसको ध्यान रखिएगा, ये साइट है, इसको देख लीजिए। अगर ये साइट क्लियर हो जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट आपको पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये चिंसुरा है, ये हुगली है, ये पटना है। पटना मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चिंसुरा जो है ये डच के कब्जे में था, हुगली ब्रिटिश के, और ये जो चंद्रनगर है ये फ्रेंच के कब्जे में, कोलकाता इंग्लिश, बालासोर फ्रेंच। इसको ध्यान रखिएगा, बालासोर फ्रेंच, कोलकाता इंग्लिश। इतना नज़दीक है, एक फ्रेंच के पास दूसरा इंग्लिश के पास, दोनों में राइवलरी है, तो सोच सकते हैं सिचुएशन क्या होगा। ये जो चिंसुरा है डच के पास है, पटना इंग्लिश के पास, हुगली इंग्लिश के पास, तो इसमें अगर टसल होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा। ये जो चंद्रनगर है ये आपका फ्रेंच के पास है, ये जो हुगली है ये ब्रिटिश के पास है, दोनों में टसल है, कंपटीशन है, तो क्या होगा ये सिचुएशन को। तो इस सारे चीज़ों को टसल कंपटीशन जो हो रहा है, एक मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारी धाराएं चल रही है, कई सारे जो फ्लो है वो है। एक जो आपका मुगल का डिक्लाइन हो रहा है, दूसरा जो फ्लो है मुगल के डिक्लाइन के बाद यहाँ जो रीजनल जो पावर है उसका इमरजेंस हो रहा है। साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं उनका जो यहाँ पे एंट्री हो रहा है वो थर्ड जो है स्ट्रीम है। इन यूरोपियन कंट्रीज में आपस में जो कंपटीशन हो रहा है एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनने का, ये एक अलग स्ट्रीम है, एक धारा है। बाद में ये जो यूरोपियन कंपनीज है इसमें जो पावरफुल हो जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के जो रीजनल्स पावर है, उन दोनों में जो कंपटीशन होता है उसमें जो हार जाता है, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है, ये सारे चीज़ चल रहे होते हैं। सारे को समझना हो तो आपको एक कम्प्रिहेंसिव वे में एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये जो साइट्स है इसको ध्यान देना चाहिए। जैसे ये यनम है, ये पुर्तगीज का है, मुसलीपट्टनम ये किसका है तो डच का है, पुलिकट डच, चेन्नई ब्रिटिश इंग्लिश, पौंडीचेरी फ्रेंच, ये टेंकोबार है ये किसका है तो ये डेनिश का है। अब डेनिश कहाँ है, डच कहाँ, ये आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। किसको बोलते हैं डेनिश, किसको बोलते हैं डच। ये करैकाल है, ये फ्रेंच का है। नागापट्टनम ये डच का है, याद रखिएगा नागापट्टनम, सुनामी में बहुत तहस नहस ये नागापट्टनम हुआ था। ये कोचीन पुर्तगीज का, कालीकट पुर्तगीज, माहे फ्रेंच, कन्नूर पुर्तगीज, गोवा पुर्तगीज, यहाँ पे मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तारापुर ये पुर्तगीज, दमन पुर्तगीज, सूरत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दीव पुर्तगीज, भरोच इंग्लिश, अहमदाबाद ये इंग्लिश और आगरा इंग्लिश। इन सारे साइट्स को मैंने आपको बताया। मैंने बताया था ना, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ टाइम स्पेस एंड द पर्सनैलिटी। इस पर्सपेक्टिव से अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको करना बड़ी आसान हो जाएगा। ये साइट्स है मतलब ये स्पेस है, जगह की बात करता है, जोग्राफिकल लोकेशन की बात करता है। टाइम मतलब कब क्या घटना हुआ उसको भी ध्यान में रखेंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। और पर्सनैलिटी, किसने क्या किया, कौन क्या कब्जा किया, किसने क्या डेवलपमेंट किया, उसको ध्यान में रखेंगे, तब भी आप हिस्ट्री को आराम से पढ़ लेंगे। तो ये स्लाइड में ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। आगे का स्लाइड हम देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आगे हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज का डेट याद रखिएगा क्या है। जो पुर्तगीज है वो भारत में 1498 है ना, ये पुर्तगीज सबसे पहले भारत में आया। उसके बाद इंग्लिश आया
कब आए? तो 16th सेंचुरी 1600 में आए थे, है ना, अराइवल ऑफ यूरोपियंस में। डच कब आए? तो 1602, डेन्स ये 1616, फ्रेंच 1664। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ये आए पर अपना कंपनी एस्टेब्लिश नहीं किया। तो आने के क्रम में पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। कंपनी जो अपना फैक्ट्री यहाँ एस्टेब्लिश की है, जो वेयर हाउस एस्टेब्लिश की है, कहाँ पे की है और कब कब की है, इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो कहता है सबसे पहले पुर्तगीज जो है वो उन्होंने किया 1503 1503 में किया। कहाँ? तो कालीकट। कालीकट कहाँ है? मैंने आपको पहले वाले मैप में बता चुका है, केरल के बगल में है। तो इसका मतलब वो अगर याद है, साइट्स अगर याद है, तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, टाइम को स्पेस जोग्राफिकल लोकेशन से कोरिलेट कर लीजिएगा। तो 2 डायमेंशन में तो आप हिस्ट्री पढ़ लिए। फिर अगर आप पर्सनैलिटी से रिलेट कर दिए तो ये 3 डायमेंशन में हिस्ट्री को पढ़ लिए। तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा हिस्ट्री को पढ़ना, फ्लो बनाना, मोमेंटम बनाना। दूसरा है डच, ये मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम कहाँ है वो मैप में दिखा दिया, ये 1605 में। याद रखिएगा डेट, इस डेट से आपका आंसर निकलेगा। ये जो सवाल पूछा गया है मुसलीपट्टनम के बारे में, इस डेट को अगर आप याद रखें तो ये आंसर निकल जाएगा। उसके बाद इंग्लिश, सबसे पहले इन्होंने सूरत में अपना फैक्ट्री बनाया 1612 में। डेंस ट्रैंकोबार तमिलनाडु में है, ये 1620 में। और फ्रेंच ये सूरत में अपना फैक्ट्री बनाया 1668 में। अब हम देख लेते हैं, जब हम पुर्तगीज की बात करते हैं तो ये तो पुर्तगीज है, पुर्तगाल वाला एरिया है। इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश वाला एरिया हो गया, ये इंग्लिश। उसके बाद क्या है? डच। डच क्या है भैया? देखिए, डच से पहले आप डेंस को समझिए। ये डेंस मतलब ये डेनमार्क, ये जर्मनी है, जर्मनी से ऊपर ये जो कंट्री दिख रहा है आपको डेनमार्क है। डेनमार्क जो डेनमार्क के लोगों को, डेनमार्क की कंपनी को ये डेंस कहा गया। ये जो नीदरलैंड है इसको डच कहा जाता है। नीदरलैंड को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपका नीदरलैंड हो गया। अब नीदरलैंड को इस बड़े वाले मैप में देखिए, इस बड़े वाले मैप में देखेंगे नीदरलैंड्स को। अच्छा, नीदरलैंड्स का एक खासियत है, इसके पास जितना ज़मीन है आधा से ज़्यादा ज़मीन तो इन्होंने समुद्र पे बांध बना करके प्राप्त किया है। और वो जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है, वहाँ बहुत फर्टाइल लैंड होने के कारण बड़े पैमाने पे अच्छे अच्छे खेती होते हैं, है ना। ये बात, यहाँ पे एक शहर है हेग। ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं हेग पे है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसको आईसीसी बोलते हैं, इन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया था रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के। तो ये बात समझ में आ गई। पुतिन से रिलेटेड आ गया आपका हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के लोग जो हैं उसको डच कहते हैं। डच और डेन्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो डेन्स वो है जो डेनमार्क का है, ये पुर्तगीज हो गया आपका, ये फ्रेंच हो गया आपका, ये यूनाइटेड किंगडम का हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 ही तो कंपनी भारत में आई है नॉर्मली। तो ये आपका पिक्चर क्लियर हो गया। एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, अभी उस क्वेश्चंस में विजयनगर का बात आया, गजपति रूलर्स का बात आया। तो इस विजयनगर का जो शासक है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव था इस मद्रास वाले एरिया में। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास वाला एरिया लीज में दिया था। तो आपको विजयनगर एम्पायर का लोकेशन पता होना चाहिए। गजपति जो शासक है, इन्होंने डच को, है ना, जो लैंड है वो दिया था। तो गजपति शासक कहाँ है, क्या है, कहाँ पे लोकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एक और था, पुर्तगीज जो है बीजापुर के जो शासक थे उससे गोवा लिया था, ये एक ऑप्शन में था। तो बीजापुर कहाँ है ये जान लीजिए। वास्तव में ये जो बीजापुर है, ये जो 5 आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे इस मैप में देखिए, ये बहमनी किंगडम है। बहमनी किंगडम के बिखरने के बाद, डिक्लाइन करने के बाद, इनके जगह पे 5 छोटे छोटे और स्टेट का इमरजेंस हुआ, जिसमें एक अहमदनगर है, बेरार है, बीदर है, गोलकंडा है और बीजापुर है। ये सारे हैं। इसमें जो डायनेस्टी रूल करती है, इस पे सवाल मैचिंग करने के लिए दे देता है। जो अहमदनगर है यहाँ पे निजाम शाही डायनेस्टी है। जो बीजापुर है यहाँ पे आदिल शाही
आदिल शाही जो डायनेस्टी है वो है, और ये जो आपका बेरार है यहाँ पे इमाद शाही है, और जो ये बीदर है यहाँ पे बीरद शाही है, और ये जो गोलकुंडा है यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी है। इसको याद रखिएगा, ये मैच करने दे देता है। इस तरह से हमने आपको ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोशिश किया। अब हम अपने मूल सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है जो डच है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना फैक्ट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। देखिए, इन्होंने जो अपना फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किया था, तो पहला फैक्ट्री कब किया? इन्होंने मुसलीपट्टनम में किया था। कब किया था? तो 1605 में किया था। 1605 में किया था। लेकिन जो गजपति शासक है, जो इस एरिया में गजपति शासक है, इस एरिया में इनका जो शासन है वो 1540 में ही खत्म हो गया था। आप 1605 ईस्वी में आप मुसलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं गजपति शासक से लेकर के। वास्तव में गजपति शासक का शासन 1540 में ही खत्म हो गया है, तो 1605 में उससे कैसे आप जमीन ले रहे हैं? इस ऑप्शन पे मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया, स्पेस हो गया, शासक का नाम हो गया। मतलब टाइम एंड स्पेस अगर आपको पता है यहाँ पे, तो इससे ये आंसर निकल जाता है। इसीलिए टाइम एंड स्पेस के फ्रेम में आंसर पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे। मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब कहता है अल्फांसो द अल्बुकर कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि वो जो बहमनी सल्तनत है उसका डिक्लाइन होने के बाद उसके जगह पे 5 रूलर्स डायनेस्टी हुआ, जिसमें कि एक बीजापुर में कौन था? तो वो अल्बुकर बीजापुर के जो शासक थे, ये जो डायनेस्टी है यहाँ पे बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी है। तो बीजापुर का जो आदिल शाही डायनेस्टी के शासक हैं उनसे इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। कौन? तो अल्बुकर ने। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। अल्बुकर ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर के शासक है उसका नाम यूसुफ आदिल शाह है, उनसे गोवा को कैप्चर किया। ये जो अल्बुकर है इनके बारे में एक और चीज़ है, इन्होंने जो आपका पुर्तगीज है उनको भारत की जो महिलाएं हैं उनसे शादी करने के लिए प्रमोट किया था। इतना याद रखिएगा। बाद में ये जो गोवा है, इससे पहले आपका कोचीन जो है, जो पुर्तगीज है उसका कैपिटल होता था। निनो द कुना 15 साल बाद 10 में हुआ ना, तो 30 में 20 साल के बाद निनो द कुना ने कोचीन से, ये जो कोचीन आपको दिख रहा है ना, ये कोचीन से हटा करके गोवा राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया था पुर्तगीज का। तो ये भी याद रखिएगा, ट्रांसफ़र गोवा जो बना था राजधानी, तो कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था? कोचीन से। किसने किया था? निनो द कुना किया था। इस गोवा को किसने कब्जा किया था? तो ये अल्बुकर ने किया था। किससे किया था? तो यूसुफ आदिल शाह जो शासक थे बीजापुर के, उनसे किया था। ये सारे फैक्ट हो गए, तो ये ऑप्शन सही है। द English East India Company established factory at Madras on the plot of land leased from the representatives of विजयनगर एम्पायर। ये बिल्कुल सही है। विजयनगर का जो एम्पायर है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चंद्रगिरी के शासक थे वहाँ पे, इस एरिया में, ये है ना, इस एरिया में ये वाला एरिया आपका मद्रास है, चेन्नई वाला ये मद्रास है। यहाँ पे विजयनगर शासक का जो रिप्रेजेंटेटिव था चंद्रगिरी एरिया में, वहाँ के शासक, याद रखिएगा, ये चंद्रनगर है और यहाँ पे चंद्रगिरी है, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्रनगर ये फ्रेंच वाला है और यहाँ पे चंद्रगिरी है। चंद्रगिरी जो ये आपका विजयनगर साम्राज्य उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने मद्रास पट्टा पे, लीज पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, जहाँ पे बाद में सेंट जॉर्ज जो है वहाँ पे फोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। यही बात इस क्वेश्चन में कहा गया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप ये आसानी से कह सकते हैं कि 2 नंबर और 3 नंबर जो ये दोनों सही है। इसका मतलब 2 और 3 किस में सही है? तो बी ऑप्शन। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी। 1 गलत है। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 गलत है तो 1 किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हुआ? 2। मतलब या तो आपके पास नॉलेज हो या नहीं, तो अलर्टनेस एंड अवेयरनेस के द्वारा आप एलिमिनेशन के मेथड से आंसर निकाल लें। ये बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल, लास्ट सवाल। अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वेरी सिंपल। ए पर्सन कुड बी स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। मतलब अगर आप कोई क्राइम किए हैं तो आपको सजा के तौर पर स्लेव के रूप में सजा मिल सकता है। ये स्टेटमेंट अर्थशास्त्र में दिया गया है ना। कहता है इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर इज सन। अगर कोई फीमेल स्लेव है, किसी मास्टर की स्लेव
वो फीमेल है और उन्होंने मास्टर्स का पुत्र को जन्म दिया हो, शी वॉज लीगली फ्री। मास्टर्स के लिए मास्टर्स के पुत्र को जन्म देना उस महिला के द्वारा जो कि स्लेव है, ऐसे होने से मतलब ये क्या है, स्लेव का प्रोटेक्शन जो होता है उनकी भी बात किया गया है अर्थशास्त्र में। वहाँ कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह महिला है जो स्लेव है वह फ्री हो जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत, इसकी बात करना है। इफ ए सन बॉर्न टू ए फीमेल स्लेव वाज fathered by her masters, the son was entitled to legal status of the master son। कहता है कि वो जो सन पैदा हुआ है मास्टर्स का उस फीमेल स्लेव से, वह सन लीगली उसको स्टेटस मिल जाएगा मास्टर्स के सन के रूप में। ये तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सही है अर्थशास्त्र के अनुसार? वास्तव में अगर कहा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। वास्तव में अर्थशास्त्र में स्लेव के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें 9 प्रकार के स्लेव की बात किया गया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के स्लेव की बात किया गया है। और जो विज्ञानेश्वर है बाद में अर्ली मिडिवल पीरियड में आए हैं, ये 15 प्रकार के स्लेव की बात किया गया है। मतलब होता है, कहने का मतलब अगर अपराध किए हैं तो उसमें जो सजा होता है उसमें भी स्लेव के रूप में आपको सजा मिल सकता है। ये चाणक्य ने वर्णन किया है। स्लेव के प्रोटेक्शन को लेकर के चाणक्य ने वर्णन किया है कि अगर कोई महिला स्लेव है, वो अगर पुत्र को जन्म देती है मास्टर से तो वो महिला मुक्त हो सकती है। साथ ही साथ कहा है कि महिला अगर मास्टर से उस बच्चे को जन्म देता है, स्लेव महिला, तो वो जो बच्चा है वो मास्टर्स का लीगल जो स्टेटस है मास्टर्स के सन होने का उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या है? तो 1 2 3 डी आंसर इसका सही है। तो यही बात है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम एनालाइज करते हैं। अगर आप एनालाइज करें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि टोटल हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए भैया? तो ये 16 क्वेश्चन पूछे गए। एंशिएंट से 5 है, मिडिवल से 7 है, मॉडर्न से 4 है। क्या क्या है? जो एंशिएंट से जो मौर्य रॉक एडिक्ट्स के बारे में पूछा गया, ये यहीं से पूछा गया। संगम लिटरेचर के बारे में यहीं से पूछा गया। जैना टेक्स्ट के बारे में यहीं से पूछा गया। जो पर्सन और नॉन जैसे कि आर्यदेव हो गया, दिंगनाग हो गया, नाथ मुनि हो गया, ये यहीं से पूछा गया। उसके बाद जो अर्थशास्त्र से सवाल पूछा गया ये एंशिएंट से ही पूछा गया। जो मिडिवल पीरियड है उसमें आपका डायनेस्टी जो था और जो आपका किंग था उसमें जो मैचिंग करने के लिए दिया गया था ये यहीं से पूछा गया। जो योग वशिष्ठ और अकबर के समय में जो उसका ट्रांसलेशन किया गया वो यही मिडिवल से पूछा गया। रामानुजा के बारे में अर्ली मिडिवल से पूछा गया। सोमनाथ के बारे में मिडिवल से पूछा गया, अर्ली मिडिवल। फनम के बारे में जो था वो यहीं से मिडिवल से पूछा गया। मंगोल अटैक जो हुआ वो मिडिवल से पूछा गया। जो कुल्हा दरान जो एक टर्मोलॉजी था वो भी मिडिवल से पूछा गया। अगर मॉडर्न की बात करें जो 1919 का एक्ट है वो मॉडर्न से पूछा गया। रिवॉल्यूशनरी जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, रास बिहारी बोस से रिलेटेड, गदर पार्टी से रिलेटेड जो पूछा गया था वो मॉडर्न से पूछा गया। क्रिप्स मिशंस के बारे में मॉडर्न से पूछा गया। और जो यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मॉडर्न से पूछा गया। इस तरह से क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए। पॉलिटिकल क्वेश्चंस बहुत कम है। कल्चरल क्वेश्चंस में खास करके लिटरेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कम है। इकोनॉमिक हिस्ट्री से कई क्वेश्चंस हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप एक नया मतलब जो वे हो सकता है उसको डिसाइड कर लीजिए। कौन इंपॉर्टेंस है उसको डिसाइड कर लीजिए। जो मोमेंटम है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो देखिए। आपका स्ट्रेंथ क्या है उसको देखिए। आपका जो वीकनेस है उसको देखिए। जो वीकनेस है उस कमी को दूर करके कैसे गड्ढा को भर सकते हैं, ये सारे चीज़ अगर आप इसको एनालाइज करें, आप इन सारे क्वेश्चन के आधार पर स्कैन करने की कोशिश करें, तब आपको क्या प्राप्त होगा? यही प्राप्त होगा जो मैंने आपको डिस्कस किया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप डिस्कस करते हैं तो उसे आपको वे प्राप्त होता है। इस वे में भी कौन सा ज़्यादा सटीक वे है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अनुसार आप अपने स्टडी को डायरेक्शन दे सकते हैं। क्या स्ट्रेंथ है वो बता सकते हैं आप अपना, और जो वीकनेस है वो क्या है उसको बहुत अच्छी तरह से आप इवेलुएट कर सकते हैं और उस पर आप काम करके उस वीकनेस को कम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। रिविजन कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें और कैसे मोमेंटम में जाएं और इस तरह से कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी को एक मुकाम तक ले जाएं, ये सारी बात हमने आज आपसे डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे हमारा एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। एक बात कहा गया है कि जो शेयरिंग है वो केयरिंग है। अगर आप अपने दोस्तों का केयर करते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।